कोशिश की, लेकिन सबको धराशायी करते करते आखिरी में एक घटना ऐसी हुई कि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया हरियाणा में, तो वहां हमारे मुख्यमंत्री जी ने, चौधरी भजन लाल जी ने 1 साल के लिए 144 धारा लगा दी। 1 साल के लिए। वो तो कुछ समय के लिए होनी चाहिए। 1 दिन 2 दिन के लिए होता है थोड़ा सा कोई लेकिन 1 साल, ताकि कोई लेबर गेट मीटिंग ना कर सके, जुलूस निकाल ना सके। तो उद्योगपति बड़े खुश थे, वो अपना हर महीने का या हफ्ते का जो भेंट करना होता था वो कर देते थे सरकार को। लेकिन मेरी सहानुभूति मजदूरों से थी। मैंने उनसे कहा भी आप लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकालो। उन्होंने निकाला, उसके ऊपर हमारी सरकार ने गोली चला के 12 मजदूरों को गोलियों से भून दिया, उनकी लाशें बिछा दी। जब मैंने प्रोटेस्ट किया कैबिनेट मीटिंग में तो मुझे कहा आप चुप रहिए, यह आपका विभाग नहीं है, होम मिनिस्टर करेगा। मैंने कहा नहीं, ये कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है कैबिनेट की, आपको बताना पड़ेगा क्यों गोली चलाई निहत्थे लोगों के ऊपर। तो कहने लगे नहीं, ये सब नहीं हो सकता। तो मैंने कहा पोट्टम थानू पिल्लई केरल के चीफ मिनिस्टर थे लोहिया जी के जमाने में। लोहिया जी पार्टी प्रेसिडेंट थे यहां। एक आदमी पुलिस की गोली से मरा, लोहिया जी ने अपनी सरकार को गिरा दिया अपने हाथ से। कहा कि डेमोक्रेसी में गोली चलाने का कोई अधिकार नहीं हो सकता किसी भी सरकार को, जब तक कोई बहुत बड़ा कारण न बताए। तो मैंने उसी उदाहरण को मैंने लागू किया। तो जब हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं माने, कैबिनेट नहीं मानी, तो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड की। तो सारे उस समय के पार्टी प्रेसिडेंट चंद्रशेखर जी सब लोग कहने लगे आप ऐसा नहीं कर सकते, कैबिनेट मिनिस्टर को ये उचित नहीं है। मैंने कहा जी मैं न्याययुक्त बात कर रहा हूं, इसमें आप क्यों कानून झाड़ रहे हैं। बोले नहीं, आपको इस्तीफा देना होगा। मैंने कहा ले लो इस्तीफा। स्वामी जी, आपने तो त्यागने की आपको कोई इसमें कोई आपको इतराज लगता ही नहीं, आपने कितनी चीज त्याग दी है। स्वामी जी, एक सवाल हमेशा ऐसा उठता है हमारे दिल में कि ये जो आदर्शवाद है, जैसे आपका नाम है अग्नि, उसी तरह से वो एक आग जैसे जलते रहता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो बहुत तेज हवाएं चलती रहती है, जो हवाएं उस आदर्शवाद को खत्म करने की हमेशा कोशिश करती रहती है। लेकिन फिर भी जिस तरह से अपने आत्मा की जो अग्नि है, ज्वाला है, वो जिस तरह से अंदर जलती रहती है, उस तरह से आदर्शवाद भी जलते रहता है। लेकिन क्या ये सदियों से आने वाला ये सिलसिला है कि आदर्शवाद जलते रहता है और जो हवा जलती रहती है उसको बुझाने की कोशिश करिए। तो क्या कभी आपको लगता है कि ये हवाएं हर जाएगी या ये हमारी अग्नि जलती रहेगी? देखिए, कुछ कह नहीं सकता मैं क्या होगा ये, लेकिन जब तक सत्य के लिए प्रचंड आग्रह के साथ राजनीति में काम नहीं होगा, तब तक प्रजातंत्र में जो हम परिवर्तन की आकांक्षा और उत्साह विश्वास लेके चल रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। सत्य ही सबसे बड़ी चीज है, सत्य ही ईश्वर है। और सत्य के लिए जब आप आग्रह करेंगे तो झूठ पर खड़ा हुआ ये तंत्र उसको कुचलने की कोशिश करेगा। तो यदि हम लोग और सत्याग्रही लाएं राजनीति में, जो ईमानदारी से आचरण करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करके चल रहे हैं, राजनीति उनके लिए पेशा नहीं है, धंधा नहीं है पैसा कमाने का या और गलत काम करने का, बल्कि समाज को बदलने की, क्रांति लाने की। तो मैं समझता हूं इस राजनीति में, इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इतनी बड़ी गुंजाइश है। आम जनता, गरीब से गरीब आदमी जब एक छोटा सा किसान या मजदूर वोट डालने के लिए जाता है, एक छोटे से पर्दे के पीछे एक छोटा सा मोहर लगाता है, तो क्या उसके अंदर ताकत है कि पूरे राष्ट्र की तकदीर को, सरकार को बदल देता है। उसको हम लागू कैसे कराएं? हमारे नजरों के सामने वो होना चाहिए कि उसने जिस विश्वास से हमको चुन के भेजा, हम उसके अनुरूप उतर पा रहे हैं कि नहीं उतर पा रहे। तो इसलिए आदर्शवाद और सत्य के प्रति आग्रह ये अत्यंत आवश्यक है। इसके बगैर मुझे नहीं लगता कि राजनीति कभी भी कोई भला कर सकती है। इसलिए इस टकराहट में जलना चाहिए और जलना चाहिए, मैं समझता हूं। और हजारों लोगों को भी इसी अग्नि को लेकर के देश के अंदर
ज्वालामुखी बन करके धधकना चाहिए। ये जो जिस तरह से एक होम चलता है उसमें जिस तरह से हम आहुति डालते रहते हैं, उसी तरह से आदर्शवाद की होम को चलाने के लिए शायद हमको हमारी भी आहुति उसमें देनी पड़ेगी। जिस तरह से स्वतंत्रता के संग्राम में लोगों ने दी थी, आपने अपने कार्यकाल में दिए। स्वामी जी, एक सवाल हमेशा ये आता है कि हम जब चुनाव लड़ते हैं, अभी 14 लोकसभा के चुनाव भी हो गए, उस हर चुनाव के पहले लोगों के भावना होती है कि कुछ बदलाव आ जाए। अलग अलग लोग तो बदल के आते हैं, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, मंत्री बदल जाते हैं, विधायक बदल जाते हैं, सांसद बदल जाते हैं, लेकिन लोगों का जीवन नहीं बदलता। और इसके लिए अगले चुनाव में वो वही नारा देके कि हमको बदलाव चाहिए, बदलाव लाने की कोशिश करते। तो क्या सही बदलाव लाने के लिए किस तरह से हमें ये जो स्पिरिट है बदलाव का, जो स्पिरिट लेके ही लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उस स्पिरिट को कायम रखने के लिए जो चुनाव होने के बाद जो 5 साल का समय होता है, उसको किस तरह से जीवित रखा जा सकता है उस स्पिरिट को? देखिए कि कुछ बदलाव होते हैं जो सतही लेवल के होते हैं, कुछ बुनियादी होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन तो हो जाता है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाता। वही नीतियां थोड़ा बहुत लिपापोती करके और चलते रहते हैं, तो जनता उससे फिर परेशान हो जाती है, फिर बदलती है तो फिर 2 दिन के बाद वही हो जाता है। जो परिवर्तन की बात कहते हैं विपक्ष में रह करके या बाहर रह करके, वही सत्ता में जाकर के केमिकल चेंज उनके आता है और फिर वो घिर जाते हैं एक माफिया से, एक ऐसे वर्ग से, और जनता को भूल जाते हैं। तो राजनीति में मुझे ये लगता है कि जब तक कुछ अच्छे सिद्धांत प्रेमी लोग और पूरी ताकत से न लगे, और ऐसे लोग हैं, हर पार्टी में हैं, मैं किसी एक पार्टी को इसके लिए दोषी नहीं मानूंगा, सब पार्टी में अच्छे अच्छे विचार के सिद्धांत प्रेमी लोग हैं, लेकिन वो संगठित नहीं हो पाते। पार्टीवाद हमको तोड़ता है, विप जारी हो जाता है, फिर ये कोई अपनी दिल से बात नहीं बोल सकता। बहस कभी पार्लियामेंट में होती नहीं, विधानसभा तो चलती नहीं, 3 दिन के लिए अधिवेशन होता है, 2 दिन के लिए होता है, खाना पूर्ति करने के लिए। वहां तो पूरी तरह से जैसे गला घोंट रखा है प्रजातंत्र का। पार्लियामेंट में चलती है, लेकिन यहां पर भी बहस से जो बात सच निकलनी चाहिए वो नहीं। वहां तो पहले से तय है कि वोट कौन किसको देगा, ठीक है, तो बस बहस एक नकली, एक ढमढमा रह जाता है। उसमें भी फिर हंगामा करो, तोड़ फोड़ करो, बकवास करो, ताकि खबरों में कुछ थोड़ी बहुत छप जाए। तो ये हमने पूरी तरह से पटरी से उतार दिया राजनीति को। राजनीति संवाद के द्वारा, बहस के द्वारा, एक सत्य के लिए और अधिक सत्य, जो जनता के लिए बहुत अच्छी से अच्छी बातें, नीतियों को हम लागू कर सकें और सब मिल करके करें। ये कन्फ्रंटेशनिस्ट जो राजनीति है ये सही नहीं भारत के लिए। हमारा गरीब मुल्क जो है इतने बड़े महंगे खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकता। झगड़े के लिए झगड़ा, विरोध के लिए विरोध, ये राजनीति बन गई। एक कंसेंसस की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। इसके लिए मैं कहूंगा कि एक नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, सब पार्टियों को बैठ करके बनाना चाहिए। जैसे पार्टियां बनाती हैं यूपी और एनडीए, ऐसे सबके बीच में एक देश का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दल का नहीं हो, और दल तो देश के सब्जर्विएंट ही है। जी हाँ, देश का कार्यक्रम दल का होना ही चाहिए। और उस पर पूरी सहमति हमारी जिन मुद्दों पर है उसको हम पूरी ताकत से लागू करें। और उसमें से जो बुनियादी से बुनियादी सवाल है, मेरे देश के लिए सबसे बड़ा काम है गरीबी मिटाना। गरीबी, लाचारी, बेबसी ने बंधुआ मजदूरी की हालत में ढकेल रखा है मेरे देश के गरीब किसानों को, मजदूरों को, मां बहनों को। स्वामी जी, आपने आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ये बंधुआ जो लोग हैं उनको छुटकारा देने के लिए आपने काफी एक बड़ा अभियान भी किया था, तो उसके बारे में आपके क्या अनुभव है? कि अभी तो हमने तो कानून किया है, कानून से तो बंधुआ नहीं रह सकते, लेकिन उसके बावजूद क्या आपके जो अनुभव क्या है उसके बारे में? सुरेश जी, मैं तो जानता नहीं था इस कानून के बारे में, बल्कि जब 1976 में मैं अम्बाला सेंट्रल जेल में था तो रेडियो में कुछ समाचार में सुन लिया कि इंदिरा जी ने उस समय ये बंधुआ मुक्ति अधिनियम 1976 बना दिया। पहले अध्यादेश जारी किया, फिर कानून बन गया। बाहर निकल करके जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मैंने देखे कुछ छत्तीसगढ़ के मजदूर बहुत बुरी हालत में डरे सहमे हुए कुरुक्षेत्र जिले में। तो मैंने उनसे बातचीत की, मैं छत्तीसगढ़ी बोल सकता था तो उन्होंने भी कुछ विश्वास किया। उनकी जो सहायता कर सकता था मैंने करके वापस गांव भिजवा दिया। बाद में मुझे पता चला वो बॉन्डेड लेबर थे, बंधुआ मजदूर थे,
तो मैंने कहा तो बड़ी गलती हुई। फिर मैंने ईंट भट्ठों का दौरा किया। एक हमारे साथी होते थे बापूराव पाखिड़े, वो दलित क्या बोलते हैं सेना चलाते, दलित सेना जैसा एक कोई, हाँ जी, दलित पैंथर चलाते थे। महाराष्ट्र से शुरू हुआ होगा, उन्होंने यहाँ भी चलाया, महाराष्ट्र में थे। हाँ, तो यहाँ पर चलाते थे। तो मैं उनको देख के कि भाई ये जो गरीबों में काम करने की बात है, बहुत ईंट का भट्ठा जहां पर एक मजदूर कोयले की जगह अपना खून जला करके लाल लाल ईंट बनाता है, और उस ईंट को रख करके मजदूर की बेटी 18-18 ईंट सिर पे रख के दूसरों का महल बनाते बनाते मर जाती है, अपने लिए एक छोटा सा मकान नहीं बना पाती। तो भगत सिंह की बात याद आई कि असली आजादी कब आएगी, जब ईंट भट्ठे के मजदूर का अपना मकान होगा। तो मैंने कहा ये इस आजादी के लिए हम लड़ेंगे। तो बंधुआ मजदूर की लड़ाई जब शुरू की पत्थर खदानों से, ये फरीदाबाद के, तो उस समय हम तो कानून लागू करना चाहते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी वो हमको गिरफ्तार करके हमको जेल में डाल के झूठे मुकदमे बना करके फंसा देना चाहते थे। हमने कहा कानून है भैया, देश का कानून है, पार्लियामेंट ने बनाया है, इसको लागू करो। नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम जो खड़ा हुआ है ये गरीब मजदूर के शोषण पर खड़ा हुआ है। मेरे देश में इस समय 40 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, और मैं सुरेश जी आपसे कानून के मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने मैं बोलता हूं कि आप बताइए 40 करोड़ लोग आज मेरे देश में बंधुआ मजदूर की कोटि में आ रहे हैं आज की तारीख में। जो जस्टिस PN भगवती का जजमेंट था हमारे ही केस में, बॉन्डेड लेबर बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो आज भी लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है LLB में, तो वो जजमेंट कहता है कि जिसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है वो बंधुआ मजदूर माना जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच जजमेंट है, अपने आप में एक कानून है। जिसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा उस स्टेट का, वो बॉन्डेड लेबर माना जाएगा। अब इसको आप देखिए पूरे देश में घूम करके, तो 40 करोड़ असंगठित वर्ग के मजदूर इस कोटि में आएंगे। हमारे देश की 40% आबादी हो गई। 40% आबादी हो गई, और बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनमें से 8 से 10 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल में पढ़ना लिखना खेलना कूदना चाहिए, वो स्कूल में नहीं है, तो कहाँ हैं? वो कोई पिकनिक करने तो गए नहीं, माँ बाप के साथ लंदन और पेरिस तो घूम नहीं रहे वो, या घर में बैठ के टीवी भी नहीं देख रहे, वो तो किसी के खेत में, खदान में, मकान में, दुकान में मजदूरी कर रहे हैं, और 8 घंटे भी नहीं, 12-12, 16-16 घंटे कर रहे हैं, वो भी बंधुआ मजदूर है। और वो कानूनी अपराध है, उसके लिए भी हमने कानून बनाया है। हम बनाए सब कुछ। चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो बॉन्डेड चाइल्ड लेबर। इस तरह आप देखेंगे 40 और 8 48 करोड़, जिस देश की लगभग आधी आबादी है। तो हम तो तख्ती लेकर के मौन जुलूस निकालते हैं 15 अगस्त से थोड़े दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। हम कहते हैं जिस भारत माँ की करोड़ों करोड़ों संतान गुलाम हो, वो भारत माँ आजाद कैसे? ठीक है, इसका कोई जवाब नहीं देता। हम कह रहे हैं कानून तो लागू करो, तुम्हारा बनाया हुआ कानून, इसको लागू करो। मिनिमम वेज तो नेशनल लेवल पर एक तैयार करो, जो तुम चपरासी को देते हो अपने दफ्तर में। अभी 6th पे कमीशन ने जो क्लास 4 एम्प्लॉय के लिए 10,000 रुपीज मिनिमम मंथली वेज किया, 10,000 रुपए मिनिमम से मिनिमम। जो एक आध फाइल इधर से उधर उठा के रख देता है, एक आध गिलास पानी पिला देता है, वो भी उसकी कृपा हुई तो। अब खेत में हल चलाने वाला, पत्थर खदान में पत्थर तोड़ने वाला, ईंट भट्ठे में खून जलाने वाला, क्या उसको वो वेतन नहीं मिलना चाहिए? किसान को, मजदूर को, जो अन्नदाता मेरा किसान है, उसका जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं तो उसका वेज लेबर कितना होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? चपरासी के बराबर तो होना चाहिए। तो चपरासी को डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। जब महंगाई बढ़ती है यहाँ तो सब कुछ चीज मिलेगी उसको, बाद में महंगाई बढ़ गई तो उसका 10% उसकी आमदनी कम होगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सारा का सारा तंत्र खड़ा हुआ है गरीब के शोषण पर, ये पूंजीवादी ढांचा है, बहुत ही शर्मनाक। और इसी को हम, गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिलने के बाद जो अंतिम व्यक्ति है वो मापदंड होना चाहिए,
वहां से विकास ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बॉटम अपवर्ड्स, न कि ट्रिकल डाउन, न कि परकुलेशन। वो वाला नहीं, सिद्धांत उनको मंजूर नहीं था। हमने गांधी जी को ढकेल दिया एक तरफ। सारी जो हमारी जो बुद्ध की, नानक की, कबीर की, दयानंद की, विवेकानंद, ये जो सारी बातें थी वेद की, वो सब भी हटा दिया और एक पश्चिम से उधार लेकर के विकास की नीति हम लागू कर रहे हैं। तो बंधुआ मजदूर बना रहे हैं हम पूरे देश के अंदर। और आज मैं समझता हूं कि बंधुआ मजदूरी की लानत खाली पत्थर खदान के चंद मजदूर नहीं है, करोड़ों करोड़ों की संख्या में है। ये पूरा सिस्टम जो है एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर खड़ा हुआ है। इसको बदलने के लिए एक बड़ा हरकुलियन एफर्ट चाहिए और आप जैसे लोगों को भी इसके लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए। ठीक, स्वामी जी, आपने यहाँ आने का कष्ट किया, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई और आपने बहुत अच्छी बात कही कि व्यवस्था बदलने के लिए लोग लड़ते हैं। और व्यवस्था बदलने का ये भी उसका मतलब हुआ कि जब कानून बनाने से व्यवस्था नहीं बदली जा सकती, उसके लिए और कुछ काम करना चाहिए। उसमें बंधुआ मजदूरी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि कानून तो बन गए, बच्चों को काम न करने के लिए भी कानून बन गए, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है। उस बदलने के लिए मैं मानता हूं आपको भी ज्यादा शक्ति मिले और आप जैसे लोगों को, नौजवानों का भी साथ मिले, ऐसा विश्वास में रखते हुए आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये थे स्वामी अग्निवेश जी, हमसे बातचीत कर रहे थे टॉप शॉट कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम हमेशा हर हफ्ते ऐसे एक हस्ती से मिलते हैं जो हमें बताते हैं अपने जिंदगी के बारे में, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं और हम कुछ सोच सकते हैं, जिसके लिए बदलाव लाने के लिए हम कोशिश करते हैं। मुझे विश्वास है अगले हफ्ते दोबारा हम मिलेंगे और ऐसे हस्ती से जिससे हम दोबारा बातचीत करेंगे टॉप शॉट कार्यक्रम में। आज मैं आपसे विदा लेता हूं। सुरेश प्रभु, धन्यवाद।